नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईडी के भय से लोग पार्टी बदलने लगे थे और अपनी ही पार्टी को तोड़ने लगे थे, लेकिन अब अपनी जान भी लेने लगे हैं। ईडी के आतंक पर हमने कई रिपोर्ट बनाई है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने इसकी गिरफ्तारियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यह सब हम आपको कई साल से बताते आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष को मिटाने का यह खेल इस स्तर पर पहुंच गया है कि अब विपक्ष के साधारण नेता भी इसकी नजर में आ गए हैं। उनके पास इतना साहस और संसाधन नहीं होता कि ईडी का सामना कर पाएं। मध्य प्रदेश के मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा परमार को ईडी ने कथित रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। क्या आप अब इस तरह के हेडलाइन को भी पचाने की स्थिति में आ गए हैं? अब भी आप इस तरह के अत्याचार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तब कब बोलेंगे? क्या यह देश इस हाल में पहुंचा दिया गया है कि बच्चों ने राहुल गांधी को गुल्लक क्या दे दी, उनके पिता के घर ईडी पहुंच गई? इस ईडी को बीजेपी के खेमे से कोई नेता और कार्यकर्ता क्यों नहीं मिलता है? कभी आपने सुना बीजेपी के नेताओं के घर ईडी की टीम पहुंच गई? मनोज परमार ने एक नोट में लिखा है, उसमें ईडी पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा था। ईडी के अधिकारियों ने गालियां दी, मारपीट करने लगे और कहा कि तुम्हारा परिवार भाजपा में होता तो तुम पर केस नहीं होता। मनोज परमार के खिलाफ एफआईआर में आरोप है कि इन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत 6 करोड़ का लोन लिया और दूसरे मामलों में गलत इस्तेमाल किया। परमार पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया। गलत जानकारी और दस्तावेज देकर लोन लेने के भी आरोप हैं। आगे बढ़ने से पहले इन दो नंबरों को ध्यान से देखिए। दोनों हेल्पलाइन नंबर हैं। ऐसी खबरों को देखते हुए आप हताश हो सकते हैं। अवसाद से ग्रसित हैं तो हताशा और बढ़ सकती है। इसका बिल्कुल 100% दुनिया में इलाज मौजूद है। बस आप हेल्पलाइन नंबर 011-4076900021 और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ पर कॉल करें या 091-529-87821 पर आई कॉल से संपर्क करें। हम ये नंबर क्यों दे रहे हैं? ताकि ऐसी खबरों को देखते हुए आप निराश ना हो, हताश ना हो। जीना है और लड़ना भी है। वैसे तो भारत सरकार ने भी टेलीमानस नाम से एक हेल्पलाइन बनाई है, लेकिन उसी सरकार की एजेंसियां आपकी ऐसी हालत कर देती हैं कि आपकी आस टूट जाती है, हताशा पैदा हो जाती है, डर पैदा हो जाता है। और भारत सरकार आपकी ताली के लिए एक हेल्पलाइन भी बना देती है कि मानसिक परेशानी की स्थिति में संपर्क कर लीजिए। हमारे पास ईडी का पक्ष नहीं है, लेकिन क्या ईडी के अधिकारी किसी को इस हाल में पहुंचा सकते हैं कि उसकी जीने की आस मिट जाए? मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने परिवार से मुलाकात की। मनोज परमार के बेटे ने भी कई प्रसंग सुनाए। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में ईडी के छापे डलाए और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसे लिए, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया और ईडी की दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला सामने आया। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि बीजेपी, बच्चे ने कहा बीजेपी ज्वाइन करने की बात की, तो बीजेपी को ज्वाइन करना यानी जो बार बार नेताओं पर ईडी की कार्रवाई कराना, अलग अलग राज्यों में से महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राज्यों में भी ईडी, आसाम हो, ईडी की कार्रवाई करके बीजेपी ज्वाइन की लोगों ने। तो वो जो बार बार इन पर बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, एक बार यहाँ भी सिद्ध हुए। अब वो तो नेता थे, वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा बीजेपी को उद्योगपतियों से लेना था तो उन पर ईडी की कार्रवाई की और पैसा लिया। पर ये मासूम बच्चों का क्या गुनाह? राजनीति की बात नहीं है। ऐसे मामले में राजनीति करना एक तरह से व्यवहारिक रूप से अभद्रता मानी जाती है। पर सवाल है मध्य प्रदेश और देश के सामने कि कैसा प्रदेश चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये है नया भारत। ये है नया भारत जिसमें ईडी के मामले में सामान्य आदमी, जो अगर कोई अपराध भी था तो उस पर सीबीआई जांच चल रही थी, अपराध भी था तो पुलिस थी, ईडी की भी बात थी, तो बार बार ये कहना बीजेपी ज्वाइन करो तो केस समाप्त हो जाएगा, क्या मैसेज है? ईडी परेशान कर रही है, बता रही है, यही मुद्दा तो वही है और कुछ नहीं। वही था मुद्दा। बीजेपी ईडी के द्वारा बीजेपी जबरदस्ती हमको उनकी पार्टी में लेना चाहिए। वीडी शर्मा जी के थ्रू जबरदस्ती हमें वीडी शर्मा जी के थ्रू प्रेशर करवाया जा रहा था ईडी पे, और ईडी पापा को प्रेशर कर रही थी कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा। भारत में किसी को भी फर्जी मुकदमे में फंसा देना बिल्कुल आसान है, बल्कि ये खेल इतना कॉमन हो गया है कि एक बार आप फंस गए,
या किसी की नजर में चढ़ गए तो सारा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसके डर से न जाने कितने सक्षम लोग जो गलत को गलत बोल सकते हैं, गुलाम की तरह चुप रहने लगे हैं और सहते जा रहे हैं, जबकि फर्जी फंसाने के खेल से अफसर अकूत संपत्ति जमा कर रहे हैं। आखिर उनका हौसला इतना कैसे बढ़ रहा है? ज्यादा पुरानी बात नहीं, इसी साल अक्टूबर महीने में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने एक मामले में सुनवाई चल रही थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस अफसर अनिल टुटेजा को गिरफ्तार करने ईडी आधी रात पहुंच गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि वे कोई आतंकवादी नहीं कि बम लेकर पहुंच जाते, उन्हें दिन में भी बुलाया जा सकता था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम बात कही कि ईडी के अधिकारियों को याद रखना चाहिए कि इस देश में आर्टिकल 21 जैसी भी कोई चीज है। बेंच ने साफ कर दिया कि किसी आरोप के खिलाफ कार्रवाई में मौलिक अधिकारों का हनन स्वीकार्य नहीं होगा। ईडी को अगर मौलिक अधिकार की याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है यह संस्था अब किसी की परवाह नहीं करती। एक आईएएस अफसर के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है तो मनोज परमार और नेहा परमार जैसे आम लोगों के साथ क्या क्या किया जा सकता होगा। अनिल टुटेजा आईएएस अफसर हैं, कोर्ट गए, कोर्ट ने भी पाया कि उनके मामले में गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस की गिरफ्तारी के मामले में कहा कि आरोपी को पूरी रात बिठाकर पूछताछ की गई। क्या यह तरीका है? यह पूरी तरह अक्षम्य है, यानी माफ करने लायक नहीं है। बेंच ने कहा कि हम इस मामले का एक चिंताजनक पहलू उजागर करना चाहते हैं। याचिकाकर्ता एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर के दफ्तर में 20 अप्रैल 2024 शाम 4:30 बजे मौजूद थे, क्योंकि उन्हें 12 बजे पेश होने के लिए समन किया गया। जब वे एसीबी के दफ्तर में थे उसी समय उन्हें ईडी द्वारा शाम 5 बजे पेश होने के लिए एक और समन दिया गया। ईडी दफ्तर ले जाकर पूरी रात पूछताछ की गई और सुबह 4 बजे गिरफ्तारी दिखाई गई। इस केस के सभी तथ्य स्पष्ट हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने पहली बार 21 अक्टूबर 2024 को ही ईडी से ऐसा कहा। इसके पहले भी कई बार अदालत ईडी को फटकार लगा चुकी है। अनिल टुटेजा के केस का उदाहरण इसलिए दिया कि सफाई आ ही रही होगी कि मनोज परमार पर गंभीर आरोप थे, हो भी सकते हैं, होंगे भी। क्या आपको लगता है कि मनोज परमार जैसे लोगों के साथ ठीक से व्यवहार किया जाता होगा, वह भी इस ईडी के साथ जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है? इसलिए आप मनोज परमार और नेहा परमार की घटना को नजरअंदाज मत कीजिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस घटना पर लिखा है कि आष्ठा सीहोर जिला मध्य प्रदेश के मनोज परमार को बिना कारण ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा था। मनोज परमार के बच्चों ने राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा के समय गुल्लक भेंट की। मनोज के घर पर ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर भोपाल संजीत कुमार साहू द्वारा रेड की गई। मनोज अनुसार उस पर रेड इसलिए डाली गई क्योंकि वह आईएनसी इंडिया का समर्थक है। मैंने मनोज के लिए वकील की व्यवस्था भी कर दी थी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मनोज इतना घबराया हुआ था कि आज उसने व उसकी पत्नी ने सुबह जिंदगी खत्म कर ली। मैं इस प्रकरण में डायरेक्टर ईडी से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। ईडी वित्त मंत्रालय के अधीन है, इसलिए कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग किया है ट्विटर पर और जवाब मांगा है। जवाब क्या ही आएगा आप जानते हैं। हरियाणा चुनाव के समय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस के एक उम्मीदवार सुरेंद्र पवार के बारे में कहा था, इनकी इस आधार पर गिरफ्तारी की गई है जिसका बचाव कानून के हिसाब से भी नहीं किया जा सकता है। ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी, सोचिए, इस आधार पर जिसका बचाव कानून के आधार पर नहीं किया जा सकता है। 65 दिनों तक उन्हें जेल में रखा गया, कुछ भी नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि किसी को गलत आधार पर गिरफ्तार करने वाले अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? यह सब तो तथ्य हैं। ईडी के कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने कहा है। इस एजेंसी की जवाबदेही क्यों नहीं तय की जाती है? इंडियन एक्सप्रेस में बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा है कि किसी की मृत्यु पर राजनीति कांग्रेस के गिद्ध की तरह राजनीति करने का तरीका है। वे अपने निजी हित में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि विपक्ष के नेताओं के ही घर ईडी जा रही है, अवैध गिरफ्तारियां की जा रही हैं, बिना कानूनी आधार के गिरफ्तारी की गई, तब भी बीजेपी को लगता है यहां राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया था? हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने क्या कहा उन्हें जमानत देते वक्त? क्या बीजेपी को यह सब याद नहीं रहता? क्या ईडी अब किसी आम नागरिक को इस हाल में पहुंचा देगी
कि बच्चे अनाथ किए जाएंगे। मनोज परमार के ही बच्चे थे जिन्होंने अपने गुल्लक राहुल गांधी को भेंट की। 26 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा जब अंबेडकर नगर पहुंची तो वहां पर ये बच्चे राहुल गांधी से मिले थे। उसके बाद इन बच्चों ने दिग्विजय सिंह से लेकर भूपेश बघेल और कन्हैया कुमार को गुल्लक भेंट की। तो क्या इसकी सजा इनके माता पिता को दी गई है? सरकार इस तरह से नजर रखती है कि कौन विपक्ष को गुल्लक दे रहा है? यह तो बेहद शर्मनाक है। ईडी की संस्था खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मोदी सरकार के दौर में 2016 में उत्तराखंड की सरकार को गलत तरीके से जब गिरा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तब नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर पता लगा रही है कहां कहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संविधान की हत्या या दुरुपयोग के इस उदाहरण को बीजेपी भूल जाती है, लेकिन लगता है उसकी जांच एजेंसियां भी ठीक यही कर रही हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर विपक्षी नेताओं के घर खोज रही हैं कि उन्हें किन किन मामलों में फंसाया जा सकता है। इस समय आपको लग रहा है या किसी को भी लग रहा है कि विपक्ष के नेताओं को फंसाया जा रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप जनता को डराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल ईडी का नाम ले लेने से आपके होश उड़ जाएंगे। इसी भय ने मनोज परमार और नेहा परमार का हौसला तोड़ दिया होगा। इस संस्था की जवाबदेही कब तय की जाएगी? संसद में इस बार सरकार ने बताया है कि 2019 के बाद ईडी ने 911 मामलों में केस फाइल की। 654 केस में ट्रायल पूरी हुई, केवल 42 में सजा हुई। सजा की दर 6.5%। यह है ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिएगा। ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि इस एजेंसी का अपना काम कैसा है। 654 मामलों में केवल 42 मामलों में सजा होती है, लेकिन इससे आपको यह पता नहीं चलता कि 600 केस किस आधार पर दर्ज हुए, लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, कौन कौन ब्लैकमेल हुआ और कौन बीजेपी में चला गया और कौन हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। इन आंकड़ों से इसका पता नहीं चलता। इस एजेंसी की अति आपके सामने है, बस अगला शिकार आप में से ही कोई होने वाला है। Institutions like the Enforcement Directorate and the CBI have turned into extortionist departments for the government. 14 political parties approached the Supreme Court against the coercive criminal actions of these two agencies. 95% of cases by these two agencies are against opposition politicians. Since 2014, 25 opposition leaders facing corruption have crossed over to the BJP. 23 of them have got reprieves. 3 cases are closed. 20 cases are stalled. For years, the CBI was used to put pressure on NDTV and its promoters via a bogus case. Now that the channel's been captured, it's been sanitized, CBI says that there was never any case to start with. Airports and large infrastructure have been captured by crony capitalists by similar misuse of the ED and the CBI. In a cooked-up case against me, the CBI is wasting precious time and resources looking for a scarf and lipstick that a friend gifted me. जब एक सांसद का यह हाल किया जा सकता है, एक IAS अफसर का यह हाल किया जा सकता है, तो आप नागरिक अपने हाल की कल्पना कर लीजिए। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, इसके लिए गंगा जल लेकर सौगंध खाने की जरूरत नहीं। यही बीजेपी है जो अजीत पवार को भ्रष्ट बताने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। जैसे ही अजीत पवार अपनी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आ गए, उनके खिलाफ केस मुकदमे बंद होने लगे। लेकिन हर कोई अजीत पवार नहीं हो सकता कि हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप भी लग गए, मुकदमे भी हुए और बंद भी हो गए, उप मुख्यमंत्री भी बन गए। आपको हम कितने ही वीडियो के जरिए यह सब बताते रहे हैं कि जेल में डाला जा रहा है जो विरोधी हैं उन सभी को, और महीनों से लेकर सालों तक जमानत नहीं मिलती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है कि जमानत मिलना नियम है या आपका अधिकार है, फिर भी कई लोगों के लिए इस नियम का पता नहीं चलता कहां चला गया। विपक्ष के सांसद आपको याद दिला रहे हैं, आपका काम याद रखना है और नजर रखना है। Allow me to turn to a simple instance of what human rights under the rule of law means. The right to bail. The erstwhile outgoing Chief Justice of India waxed eloquent recently about how the right to bail has been granted during his tenure for all. A range of under trials, from A to Arnab to Z for Zubair. His alphabet unfortunately seems abbreviated because it did not include G for Gulfisha Fatima, didn't include H for Hani Babu, didn't include K for Khalid Safi, didn't include S for Sharjul Imam, and U for Omar Khalid, and countless others. The former Chief Justice made it a point to say that the Supreme Court is not meant to act like the political opposition. बार बार कहने की जरूरत नहीं कि यह गंभीर मामला है,
लेकिन क्या आप इसी भारत के लिए हर तरह के गलत से आंखें मूंद रहे हैं? इसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर कह रहे हैं संविधान की रक्षा कर रहे हैं। संविधान की रक्षा तो लोगों की रक्षा में है, उनके अधिकारों की रक्षा में है। जब लोगों की रक्षा नहीं हो रही है, उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, अवैध गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो फिर यह संविधान की रक्षा कहां हो रही है? किस संविधान की रक्षा की जा रही है? संविधान की रक्षा का मतलब लगता है सबने गलत समझ लिया। संविधान की रक्षा का मतलब एक छपी हुई किताब की रक्षा नहीं है, उसे दीमक लगने से नहीं बचाना है, बल्कि उस किताब से नागरिकों को जो अधिकार मिला है उसकी रक्षा करनी है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी ईडी की अतियों के खिलाफ कुछ भी कहा है? देश के प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने कहा था ये एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, इन्हें रोकने का अधिकार मुझे भी नहीं है। क्या आप टिकट चेकर को ट्रेन में टिकट चेक करने से रोकेंगे? क्या यह अजीब तर्क नहीं है? प्रधानमंत्री का रूपक दूर से सटीक लग सकता है, पहली बार सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन ध्यान से देखिए तो एकदम गलत है। असल में सारा जोर भाषण पर होता है, जनता सुनकर मुग्ध हो जाती है, चकित हो जाती है। गोदी मीडिया का काम है दूसरे तथ्यों को सामने लाना, लेकिन वह भी ताली बजाने में लग जाता है। मेरा एक साधारण सा सवाल है, वो भी हिंदी में। सवाल यह है कि अगर ट्रेन का टीटी चलती ट्रेन से किसी को फेंक दे तो उसे रोकने का अधिकार रेल मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री को है, फिर किसका काम है ऐसे बेलगाम अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने का? अगर ईडी के अफसरों की कार्रवाई से कोई अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए मजबूर हो जाए तो क्या वाकई प्रधानमंत्री को रोकने का कोई अधिकार नहीं? ईडी का रिकॉर्ड कितना खराब है, क्या उसके काम को पारदर्शी और बेहतर बनाने का काम प्रधानमंत्री का नहीं है? फिर प्रधानमंत्री का अधिकार क्या है, उनका काम क्या है? क्या उन्हें वाकई लगता है कि कुछ भी बोल देने से जनता उसे ही सही मान लेती है? हम प्रधानमंत्री मोदी को अगस्त 2017 की घटना की याद दिलाना चाहते हैं। राहुल सिंह नाम का एक इंजीनियर अपने घर जा रहा था, ट्रेन में वसूली का विरोध किया तो टीटी ने धक्का देकर गिरा दिया। राहुल सिंह की मौत हो गई। राहुल बीजेपी के ही बड़े नेता के परिवार का बच्चा था। राहुल का बेटा हुआ था, वे अपनी पत्नी ज्योति से मिलने जा रहे थे, लेकिन उनकी हत्या हो गई। राहुल को न्याय मिला या नहीं हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना याद है कि कई साल तक ज्योति और राहुल के परिवार के लोग बीजेपी के नेताओं से मिलते रहे, न्याय मांगते रहे। जिस देश के प्रधानमंत्री यह कहते हो कि टिकट चेकर को ट्रेन में टिकट चेक करने से नहीं रोक सकते, उन्हें इन खबरों से याद दिलाना चाहिए कि टिकट चेकर को टिकट तो चेक करना चाहिए, लेकिन यह देखना रेल मंत्री और प्रधानमंत्री की व्यवस्था का काम है कि टिकट चेकर टिकट चेक करने के नाम पर क्या कर रहा है, क्यों लोगों को फेंका जा रहा है और क्यों वसूली की खबरें आती हैं। ऐसी तमाम खबरें आपको अखबारों में छपी हुई मिल जाएंगी। आम आदमी का संवैधानिक अधिकार इन बातों में है कि सरकार के सेवक उसकी रक्षा करें, ना कि जान लेने के लिए मजबूर कर दें। लोकसभा में प्रियंका गांधी और महुआ मोइत्रा का बयान ठीक ही लगा। राजा भेष तो बदलते हैं मगर जनता की तकलीफ नहीं देख रहे हैं। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। महोदय, मैं तो सदन में नहीं हूं। महोदय, जनता में बहुत विवेक है, ये सही है। अच्छा महोदय, मैं सदन में नहीं हूँ, कुछ हाँ ठीक है, मैं सदन में नहीं हूँ, मात्र 15 दिनों से आ रही हूँ। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतनी बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बातें हैं, प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं सब। मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना,
मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूं, रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है, मुबारक घड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को अतीत की कल्पनाओं में पहुंचा दिया है। आप उनसे कहेंगे आपके मोहल्ले की सड़क टूटी हुई है तो वे और उनकी पार्टी के नेता पुष्पक विमान के बारे में सुनाने लग जाएंगे कि हम तो पुष्पक विमान से उड़ा करते थे। गर्व गुर्व के नाम पर झूठ पर पर्दा डाला जा रहा है। 10 साल से यही चल रहा है। इतने में पुष्पक विमान बनकर आ भी जाता, ड्रोन ही बना लेते कम से कम, यह तो हमारी आंखों के सामने की खोज है। लेकिन गौरव की बातें करते करते आज के भारत में आम नागरिकों की गरिमा और अधिकार से जो खिलवाड़ हो रहा है वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। धर्म की राजनीति से सावधान रहा कीजिए, न राजनीति बचेगी, न धर्म, न जनता। बचेगा तो धर्म के नाम पर अत्याचार, हर गलत को सही कहने का संस्कार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।